चलिए तो आते हैं अपने तीसरे वाले पोर्शन पे, जो कि हमारा क्या था, सत्ता का उद्देश्य, है ना, सत्ता का उद्देश्य या शक्ति का उद्देश्य। ये वाला टॉपिक हमारा बचा हुआ था। स्रोत और स्वरूप ये दोनों हम खत्म कर चुके थे। तो बेटा जब हम अपने प्रस्तावना को देखते हैं, अपनी प्रियम्बल को देखते हैं, तो वहां पर कुछ टर्म निकल कर आता है ना, कुछ टर्म निकल कर आता है कि हम भारत को बनाना कैसा चाहते हैं। ठीक, तो जब ये आता है कि हम भारत को बनाना कैसा चाहते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसा ऑब्जेक्टिव में, उद्देश्य में कुछ चीज़ें इसमें ऐड है ना। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ोगे तो उसमें निकल कर आएगा पहली बात की गई है न्याय की। ठीक, मतलब हम जो सरकार बनाने वाले हैं, हम जो सत्ता बनाने वाले हैं, हम जो भारत देश बनाने वाले हैं, उसमें न्याय को माना जाएगा। ठीक है, न्याय होगा। न्याय स्थापित करने के लिए हम भारतीय संविधान का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और जो ये न्याय होने वाला है, ये न्याय कितने प्रकार का होगा, तो न्याय 3 प्रकार का होगा। आर्थिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, कितने प्रकार के न्याय हैं, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपसे डायरेक्टली ये प्रश्न पूछ सकता है, बल्कि पूछा हुआ भी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न्याय कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, जब दूसरे उद्देश्य की बात की जाती है तो दूसरा आता है लिबर्टी या स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता है बेटा 5 प्रकार की। ठीक है, न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की। 5 प्रकार में कौन कौन सी, धर्म है पहला, उपासना है, विश्वास है, क्या है, धर्म है, उपासना है, विश्वास है। धर्म का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, पता है आपको धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, अगर हमें अपना रिलीजन चेंज भी करना है, हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई हम पर बाउंडेशन नहीं लगाएगा। यह है धर्म। दूसरा है उपासना। उपासना का मतलब होता है बेटा कि हम जिस धर्म के हैं, हमें उस धर्म के अकॉर्डिंग काम करना है, नहीं करना है, वो हमारी मर्जी होगी। जैसे अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मंदिर जाऊँगा ही जाऊँगा, या मैं मंदिर जाऊँगा तभी मैं हिंदू कहलाऊँगा, ये कहना उतना उचित नहीं है। मैं हिंदू हूँ इसलिए मंदिर जाता हूँ, या मैं मंदिर जाता हूँ इसलिए मैं हिंदू। आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी 2 प्रकार, इसमें 2 और हैं जिसे हम पहले कहते हैं, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। पहला क्या है, क्या नाम है, थॉट, है ना, थॉट एंड एक्सप्रेशन। थॉट एंड एक्सप्रेशन मतलब विचार एवं अभिव्यक्ति। विचार एवं अभिव्यक्ति। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की। डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि धर्म शामिल होगा, उपासना शामिल होगा, विश्वास शामिल होगा, विचार शामिल होगा और अभिव्यक्ति शामिल होगा। या फिर डायरेक्टली ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कितने प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देने की बात सामान्यतः की गई है। ठीक है, और कोई उद्देश्य है बेटा, तो हाँ और भी उद्देश्य है। ठीक है, 2 हमने देखे, अभी पहला हमने देखा न्याय, दूसरा हमने देखा स्वतंत्रता। तीसरे प्रकार की बात की जाएगी तो वो है बेटा समानता। ठीक है, तीसरा उद्देश्य हमारे संविधान को बनाने का क्या है, तीसरा उद्देश्य संविधान को बनाने का समानता। कि हम जब संविधान को लागू कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पहले वाले लेक्चर में, जिसे नहीं देखा वो जाके देख सकता है, कि जिस भी देश में संविधान होता है वहाँ का वह सर्वोच्च कानून होता है ना। देश का पूरा सार्वजनिक शासन किसके अनुसार चलेगा, उसी संविधान के अनुसार चलेगा। तो जब हम संविधान को सर्वोच्च कानून के रूप में लागू कर रहे हैं, तो कुछ बातों को उसके कोर में रखना होगा, इसीलिए हमने समानता को भी इसमें ऐड किया। ठीक है, मतलब देश का कोई भी व्यक्ति हो, उसे देश में समान रूप से अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न बेसिकली क्या आता है, प्रश्न ये आता है कि कितने प्रकार की समानताओं की बात की गई है। तो बेटा यहाँ पर 2 प्रकार की समानताओं की बात की गई है। पहला प्रतिष्ठा की समानता, क्या, प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरा अवसर की समानता, अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, इसका मतलब क्या होगा कि आप समाज में के किसी भी वर्ग से आते हो, है ना, या आर्थिक स्थिति में आप किसी भी वर्ग से आते हो, हर व्यक्ति का इस देश में समान प्रकार की अपनी एक गरिमा होगी, है ना, उसकी प्रतिष्ठा क्या होने वाली है, समान होने वाली है। दूसरा अवसर की समानता, कि हाँ हर व्यक्ति को
समान प्रकार के अवसर दिए जाएंगे। हाँ, अवसर की समानता को समझने के लिए आपको और कुछ आर्टिकल्स को देखना होगा, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अवसर की समानता को बहुत अच्छे से समझने के लिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ये प्री फोकस्ड है और आपके दूसरे वनडे एग्जाम्स के लिए भी बहुत काम का आएगा। तो प्री में जितना पूछेगा मैं बेसिकली उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। बाकी जब पॉलिटी को हम डिस्क्राइब में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लगभग 2-2 घंटे की क्लासेस को लाएंगे, है ना, और लगभग 2-2 महीने पॉलिटी पूरी चलती है पूरे सिलेबस को खत्म करने में यूपीएससी के। तो ऐसे में वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये समानता भी है, तो समानता किस प्रकार की है। एक टर्म यहाँ पर आता है बेटा सकारात्मक विभेद, है ना, तो वो हम उन आर्टिकल्स में समझेंगे डीप तरीके से। अभी आपके एग्जाम के जितना ओरिएंटेड है मैं उतनी ही बात कर रहा हूँ। तो एग्जाम के ओरिएंटेड में यही पूछेगा कि कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो 2 प्रकार का, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर। चलो 3 ऑब्जेक्टिव तो हो गए। इसके अलावा और भी कोई ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल, इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे चौथा ऑब्जेक्टिव है ना, बंधुता। क्या ऑब्जेक्टिव है? बंधुता। बंधुता का मतलब क्या है? बंधुता का मतलब है कि आप देश में किसी भी धर्म से आते हो, देश के आप किसी भी धर्म से आते हो, आप क्या हैं? आप एक हैं, आप भाई हैं। वो एक थॉट आपने सुना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। तो आप किसी भी धर्म से, क्योंकि भारत को विविधताओं का देश माना गया है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी विविधताओं वाली डेमोक्रेसी, लेकिन आज वो बंधकर चल रही है ना। जैसे एक विचारक था, कोई आया था, उसका नाम मुझे अभी स्लिप कर रहा है दिमाग से, उसके बारे में एक बात कहता हूँ। वो आया यहाँ पे और वापस जाके उसने अपने एक बुक में लिखा कि मैं मानता हूँ कि भगवान होता है और वह कहाँ पे है? भारत में है। क्यों? क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ हर 40 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, जहाँ इतनी विविधताओं, इतने धर्म के लोग रहते हैं और उसके बावजूद वो एक साथ है। इतनी विविधताओं के साथ वो एक साथ डेमोक्रेसी चल रही है। ये बिना किसी अदृश्य शक्ति के हो ही नहीं सकता, बिना किसी मजबूत शक्ति के हो ही नहीं सकता। और वो कौन है? वो भगवान है, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, तो बंधुता का मतलब क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। दैट मीन्स आप किसी भी रिलीजन से आते हैं, हम क्या हैं? हम भारतीय हैं। ठीक है, देन और क्या उद्देश्य रहा? 5वां उद्देश्य। यहां 2 उद्देश्य एक साथ है, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता। ठीक है, इस टर्म को आपको थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। देखो, क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकता है कि देखो कितने उद्देश्य हैं, तो कितने उद्देश्य पूछा तो आपको तो पहले क्लियर है कि भैया न्याय है कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता है कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समानता है तीसरा उद्देश्य, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। उसके बाद बंधुता है, इसका मतलब हम सब किसी भी धर्म से आते हो लेकिन हम सब एक हैं। फिर एकता और अखंडता, है ना। यहाँ पे बहुत टिपिकल प्रश्न बन सकता है, जैसे पहले समझ लो, जो बेटा ये एकता टर्म है ना, ये एक मानसिक भाव है। क्या है? एक मानसिक भाव है। मानसिक भाव होने का मतलब है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हो, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी, है ना, देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आप उस क्षेत्र के नहीं हैं, आप क्या हैं? आप भारतीय हैं। ठीक है, तो आपको क्षेत्रवाद वाले भाव को नहीं बढ़ाना है, आप भारत के हैं, भारत के भाव को बढ़ाना है। समझ गए? ये वो हुआ आपका एकता। और अखंडता का यहाँ पे, अखंडता एक भौगोलिक विचार है। क्या है बेटा? एक भौगोलिक विचार है। भौगोलिक विचार का मतलब है कि भारत का कोई क्षेत्र, भारत का कोई क्षेत्र उससे अलग नहीं हो सकता, भारत का कोई क्षेत्र उससे अलग नहीं हो सकता। तो प्रश्न क्या बन सकता है कि भैया एकता मानसिक विचार है, भौगोलिक, तो एकता मानसिक, अखंडता कैसा विचार है? भौगोलिक। ये एक प्रश्न बन सकता है, ये आपके लिए हो गया। और क्या उद्देश्य है? तो एक उद्देश्य अंतिम है गरिमा, है ना, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, उसकी डिग्निटी को बनाए रखना। ठीक है, तो ये कुछ 6 इसके उद्देश्य रहे। अब प्रियम्बल के कुछ कोर को हम समझ चुके हैं। अब बात आती है कि प्रियम्बल है कहां पर, उद्देशिका है कहां पर? तो बेटा उद्देशिका है भारतीय संविधान में, है ना। तो अगर भारतीय संविधान में उद्देशिका है तो क्या ये भारतीय संविधान का भाग है? एक प्रश्न आएगा, क्योंकि जब पिछली क्लास हमारी थी तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सत्ता का स्वरूप, और सत्ता के स्वरूप में बेटा 2 शब्द हैं, एक है समाजवादी और एक है पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ये दोनों शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान का मतलब क्या था? हमारी संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था और 26 नवंबर 1949 को उसे अपनाया था, मैं उस संविधान की बात कर रहा हूं जिसमें सिंगल बार संशोधन नहीं हुआ था। जब तक किस संविधान में संशोधन नहीं हुआ था वो था मूल संविधान। तो मूल संविधान में ये 2 शब्द नहीं थे, और साथ ही ये शब्द भी नहीं था, ये और अखंडता।
ये शब्द भी बेटा उसमें नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें संशोधन होना था, ठीक। और अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, जो कहता है संविधान में जब भी संशोधन होगा तो अनुच्छेद 368 की तरह होगा। तो अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो अनुच्छेद 368 की तरह होना चाहिए। अगर नहीं है तो संशोधन कैसे होगा, संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये कई प्रकार के प्रश्न बेटा उठकर आते हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछेगा और आपके दिमाग में, आपके मन में भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ केसेस की बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लड़े गए। तो पहला केस आया जो संविधान का भाग है या नहीं है पर डिपेंड था, वो था बेरुबाड़ी केस, ठीक है। बेरुबाड़ी यूनियन केस, ठीक है। बेरुबाड़ी केस कब आया था, जहां तक मुझे पता है बेरुबाड़ी केस आया था 1960 में, ठीक है। कब था, 1960। और 1960 का यह बेरुबाड़ी केस कहता है कि नो, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक। दूसरा केस क्या आया इसके बाद, इसके बाद दूसरा केस आता है सृजन सिंह केस। सृजन सिंह वाद, सृजन सिंह वाद या सृजन सिंह केस, ये कब आया था बेटा, यह आया था 1965 में, 1965, ठीक। और इस केस में कहा गया कि नो, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी संविधान का भाग नहीं है, यहां भी बोल दिया गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा एक केस आता है, ठीक, तीसरा एक केस आता है जो था आपका एक सेकेंड, गोलकनाथ केस, है ना। तीसरा जो आपका केस था वो क्या था, गोलकनाथ। और गोलकनाथ की डेट क्या थी, गोलकनाथ की डेट थी बेटा 1967। इसमें क्या बोला गया था, क्या प्रस्तावना का भाग होगा या प्रस्तावना संविधान का भाग होगा। तो बोला देखो यार, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रस्तावना है ना, ये संविधान का बेसिक्स है। क्या है, ये उसकी आत्मा है। क्या है, ये उसकी आत्मा है। और अगर आत्मा है तो इसे संविधान से अलग नहीं माना जा सकता, इसे संविधान से अलग नहीं माना जा सकता। ये कोट नहीं किया कि भाग है या नहीं है, ये कहा गया अलग नहीं माना जा सकता, ठीक। देन इसके बाद एक केस और आया, और ये केस भाई बहुत फेमस केस है। इस केस के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, बिना इस केस को पढ़े आप आगे जा ही नहीं सकते। द फेमस केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है। कब आया था, 1973, द फेमस, ठीक है। और इसमें एग्जैक्टली कहा गया यस, द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना या जो शब्द संविधान में प्रयोग है मैं उसकी बात करता हूं, उद्देशिका, उद्देशिका क्या है, ये संविधान का भाग है, ये संविधान का भाग है। क्लियर कर दिया कि संविधान का भाग है। इसके बाद भी केस आया, एक आया SR बॉम्बई केस, ठीक। पांचवा SR बॉम्बई, SR बॉम्बई केस। और SR बॉम्बई केस की डेट क्या थी, वो थी 1994, ठीक है, 1994। और इसमें भी कहा कि ये अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, मतलब संविधान का भाग है, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक केस और आता है, ठीक है। इसके बाद एक केस और है जिसे कहा जाता है LIC वर्सेस इंडियन यूनियन। ये 5 थे ना, 5 हुए थे, 5 6, ठीक है। छठा केस आया LIC वर्सेस इंडियन यूनियन। इसमें कहा गया संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, परंतु एक बात कही गई कि इसे लागू नहीं करवाया जा सकता, लागू नहीं करवाया जा सकता, लागू नहीं करवाया जा सकता। अब यहां पे थोड़ा सा खेल बदलता है, ठीक है। लागू नहीं करवाया जा सकता, इसका मतलब यह कहा गया कि प्रस्तावना में जितनी चीजें लिखी गई है ना, ठीक है, जितनी चीजों का मतलब, अगर मैं बैक जा रहा हूं यहां पर देखिए, सत्ता का स्रोत की बात की गई थी, स्वरूप की बात की गई थी, उद्देश्य की बात की गई थी। सत्ता का स्वरूप और उद्देश्य हमने पिछली क्लास में देखा था और उद्देश्य हमने यहां पर देख लिया, ठीक है। तो अगर संविधान इनकी पूर्ति नहीं करता है,
ठीक है, क्या करता है संविधान इसकी पूर्ति नहीं करता, मतलब सरकार इसकी पूर्ति नहीं करती है। किसकी? जो हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो आप प्रस्तावना में लिखे आदर्शों के आधार पर सरकार को न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बोला कि ये भाग तो है संविधान का, इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इसके आधार पे आप सरकार को चैलेंज, सरकार को चैलेंज मतलब न्यायालय में चुनौती, सरकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, अब यहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास हो गई। अब आखिरी प्रश्न, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? तो अंत तक कहा गया कि भाग है। ये आपको क्लियर है कि अगर प्रश्न आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो आप सीधे क्लिक करके आइएगा यस इट्स द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभिन्न अंग है, उससे बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक, लेकिन अगर यह प्रश्न आ जाए कि क्या इसे के आधार पर न्यायालय में सरकार को चुनौती दी जा सकती है, क्या इसे न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो दो थॉट्स आप याद रखिएगा। पहला कि ये भैया भाग है, दूसरा अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय का मतलब होता है नॉन इन्फोर्सिएबल, मतलब इसे कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अप्रवर्तनीय बोला मैंने बेटा, परिवर्तनीय टर्म यूज नहीं किया है। परिवर्तनीय का मतलब है अमेंडेबल, जिसे बदला ना जा सके, बदला जा सकता है। संविधान का भाग बन गया तो आर्टिकल 368 के तहत हो जाएगा, लेकिन लागू नहीं करवाया जाएगा। परिवर्तनीय है, प्रवर्तनीय नहीं है। क्या है? अप्रवर्तनीय है। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन आपके पास हो गए, भाग है या नहीं है? तो है, अप्रवर्तनीय है, बिल्कुल अप्रवर्तनीय है। और किस केस में क्या कहा गया, ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन भी आपसे पूछी जाती है कि बेरूबाड़ी केस के अनुसार है या नहीं है, या केशवानंद भारती के अनुसार है या नहीं है, या आगे LIC के अनुसार है या नहीं है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक, दूसरा एक प्रकार से और प्रश्न बन सकता है इस इंफॉर्मेशन से, क्या वो केसेस का ना आपको क्रम लगाने को बोल देता है। ठीक है, केसेस का क्रम लगाने को बोल देगा, तो इसके लिए आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यूपीएससी बेसिकली इतना फैक्चुअल नहीं जाता, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं भाई, पूछ सकता है, उसका अधिकार है पूछने का। उसने बोल रखा है पढ़ के आना, मैं कुछ भी पूछूंगा तो पूछेगा, तो डेट आप रख लेना। ठीक है, दूसरा SSC तो पूछता ही है भाई, उसका तो काम ही है उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछना, हो तो पूछ लेगा, सॉरी बट पूछेगा। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर आपकी? तो भाग है और अप्रवर्तनीय है। अब आपको कुछ थॉट्स और देखने पड़ेंगे कि प्रस्तावना के बारे में कुछ लोगों ने कुछ कहा है। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में कुछ लोगों ने कुछ कहा है, तो क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में वो आप लिख लें। पहला आप लिख लीजिए कि ये संविधान की कुंजी है, या संविधान निर्माता के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। कुंजी का मतलब क्या होता है पता है? चाबी, समझने की कुंजी है। अब ये क्यों कहा गया, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप किसी बुक की प्रस्तावना को पढ़ लेना, ये देखिए आपने जब प्रस्तावना को पढ़ा, जैसे मैंने आपको समझाया, तो इससे एक आइडिया तो आपको मिल गया होगा कि अच्छा जो भारत सरकार बनेगी वो जनता के द्वारा बनेगी, मतलब जनता सर्वोच्च हुई। एक बात ये हो गया क्लियर, लोक प्रभुता हो गया। दूसरा, जो नेचर है सरकार का वो इतने पॉइंट्स में बटा हुआ है, मतलब समाजवादी होगी, ये होगा वो होगा। उद्देश्य आप समझ ले, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, गरिमा, एकता, अखंडता। इससे आप समझ गए ना कि देश के जो हमारे संविधान निर्माता थे, है ना, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो चाहते क्या थे, इसका आइडिया मिल गया आपको। ठीक है, तो क्या हुआ, आप उनके मस्तिष्क को समझ पा रहे हैं कि उस समय जब हमारा देश बन रहा था तो हमारी संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे वो क्या चाहते थे, किस प्रकार के देश का निर्माण करना चाहते थे। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये बात कही किसने है, डायरेक्टली ये आपसे पूछेगा, तो ये बात कहते हैं अर्नेस्ट बेकर। कौन कहता है? अर्नेस्ट बेकर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? संविधान निर्माता के मस्तिष्क को समझने की कुंजी। क्लियर? दूसरा आप देख लीजिए, ये क्या है? लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है, दूर के सपने। क्या है? दूर के सपने। मतलब हमारे लोग चाहते थे, वो एक स्वप्न देखते थे कि हमारा देश ऐसा हो।
ठीक है, तो दूर के सपने हैं। और ये कौन कहते हैं? कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, इन्होंने कहा कि ये दूर के सपने हैं। उसके बाद एक और टाइम वो एक थॉट आता है कि ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। तीसरा, संविधान का पहचान पत्र है। सॉरी, संविधान का क्या है? पहचान पत्र है। और ये कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ये कहने वाले व्यक्ति का नाम था N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला, ये कहा था N.A. पालकीवाला। देन इसके बाद एक टाइम और आया कि ये जन्म कुंडली है। किसकी? संविधान की जन्म कुंडली है। देखिए, आप ये समझते ही होंगे कि भारत के माइथोलॉजीज के अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति की कुंडली पढ़ते हैं और कुंडली सटीक है तो आप उसके भविष्य का अंदाजा लगा पाते हैं, वो व्यक्ति कैसा होगा इस बात का अंदाजा लगा पाते हैं। तो प्रस्तावना को पढ़ के संविधान कैसा होगा इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, या देश आगे चल के कैसा बनेगा इस बात का अंदाजा लगाया जाता है। इसलिए कहा गया होरोस्कोप। चौथा क्या है? जन्मपत्री है। कहा गया जन्मपत्री है। और ये कहने वाले नाम क्या था? K.M. मुंशी। K.M. मुंशी। और एक आखिरी थॉट, पांचवा, जो प्रस्तावना के लिए कहा गया, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था? ये कहने वाले का नाम था ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास, ठीक है। तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सेंटेंस किसने प्रस्तावना के बारे में बोला है, तो आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ठीक है। अब बस एक थॉट और बचा है, वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद इस कक्षा को हम करते हैं पूरी तरह से समाप्त। वो ये है कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है ना। प्रस्तावना को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है प्रस्तावना का विचार और दूसरा है प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। तो प्रस्तावना का जो विचार है वो लिया गया है यूएसए से, ठीक है। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। प्रस्तावना का विचार है यूएसए से और प्रस्तावना की भाषा है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो बस अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके प्रेमबल से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, एक प्रश्न और है, सॉरी मैं भूल गया था कि भैया इसमें संशोधन कब हुआ था, ठीक है। तो संशोधन कब हुआ था, किसी को याद है? बताओगे? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 42वां संविधान संशोधन या 44वां, बताइए। मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ ना, मुझे थोड़ा फैक्टोफोबिया है, मैं चीज़ों से भूल जाता हूँ। तो बताइए संविधान संशोधन कौन सा हुआ था इसमें? कमेंट नहीं देख सकता हूँ भाई, रिकॉर्डेड है। चलो अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसका संविधान संशोधन हुआ था बेटा 42वां, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था और 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। कुछ शब्द जोड़े गए थे, उन शब्दों को आप लिख लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी एंड पीएससी, यूपीपीसीएस, ये कहता है बेटा 4 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? 4 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवाद या समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा और चौथा अखंडता, ठीक है। वही जो आपकी एसएससी और वनडे एग्जाम से ये कहते हैं बेटा 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। कितने? 3 शब्द। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा और अखंडता। यहाँ पे और अखंडता को एक ही शब्द मानता है। तो अगर आप एसएससी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 3 लगा के आइएगा, अगर आप यूपीएससी या पीसीएस के लिए देख रहे हैं तो आप 4 लगा कर आइएगा, ठीक है। शब्द की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठे हैं और ये पूछ ले कितने भाव जोड़े गए तो आप बोलेंगे 3।
कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो भाव 3, शब्द 4 अकॉर्डिंग टू यूपीएससी एंड पीसीएस। और एसएससी कहेगा भाई 3 ही जोड़े गए हैं, शब्द भी और भाव भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी कक्षा को विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद, आप सब प्यार दिखा रहे हैं, थोड़ा सा और दिखाइए, इतने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। तो आज और कोई मोटिवेशन की कुछ खास बात नहीं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार सुबह से काम करते करते। आप सबसे विनती है कि अगर आप सबको लग रहा है कि हाँ मेरी ये क्लासेस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए अच्छा काम करेंगी, आपके रिवीजन के काम में आएंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करें अबाउट महर्षि IAS। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द आपकी अगली कक्षा में। आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका मेंटोर संतोष यादव। जय हिंद, जय भारत।